एपिसोड की शुरुआत में जहाँ पर दो दोस्तों को दिखाया जाता है। एक तो हमारे हीरो का नाम होता है चुन हाजिन, जबकि उसका दोस्त जो होता है उसका नाम फिलहाल के लिए जहाँ पर बताया नहीं जा रहा। तो उन दोनों को एक मिशन के ऊपर भेजा गया होता है जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारना होता है और वो सभी लोगों को मारकर उस माउंटेन के ऊपर बैठे होते हैं। तो उसका दोस्त से पूछता है हाजिन क्या तुमने कर दिया? तो वो कहता है कि हाँ मैंने कर दिया, मेरी साइड के ऊपर तो सभी लोग मर गए हैं। तो उसका दोस्त से कहता है कि हाँ मेरी साइड के ऊपर मैंने सभी को मार दिया है। और इसी के साथ ही वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने अपनी साइड को क्लियर कर दिया होता है और अपने साथियों का इंतजार कर रहे होते हैं। तो हाजिन उसे कहता है कि मेरे दोस्त तुम यहाँ पर बैठ क्यों गए हो? लीडर ने हमें साफ साफ कहा था कि किसी की नजर में आए बिना ये काम पूरा करना है, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि जो तुम्हारे हाथ में क्या है? तो उसने अपने हाथ के अंदर कुछ बनाया होता है। तो उसे कहता है कि हाजिन क्या तुम देखना चाहते हो? तो हाजिन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, दिखाओ मुझे। और इसी के साथ ही उसके हाथ के ऊपर रख देता है। तो वो लकड़ी का एक बनाया हुआ परिंदा होता है। तो उसे कहता है कि देखो मैंने कार्विंग की है, मैंने लकड़ी का परिंदा बनाया है। तो हाजिन उसे कहता है क्या तुमने लकड़ी के साथ इसको बनाया? जो तो काफी ज्यादा कमाल का लगता है। और इसी के साथ ही उसका दोस्त उसे कहता है हाजिन तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर इंसानों की जान ले लेकर तुम थक चुके हो? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे लगता है क्या मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होता है, यानी हाजिन काफी हैरान होता है। तो उसका दोस्त से कहता है कि मैं यहाँ पर ये सब कुछ छोड़कर जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है। एक असैसिन बनना मेरा सपना नहीं था। मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी एक परिंदे की तरह आजाद गुजारना चाहता हूँ। मेरी बाकी की सारी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी गुजरेगी, एक ऐसी जिंदगी जहाँ पर हम लोग खेतों में जाकर खुशियां मना सकते हैं, जहाँ पर खेतों की खुशबू को महसूस कर सकते हैं, ताजा फल खा सकते हैं और परिंदों को चहचहाते हुए देख सकते हैं, बिल्कुल एक परिंदे की तरह जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, जो जहां पर जाना चाहे वहां पर जा सकता है। कम से कम हमें जहां पर इस तरह की ब्लड की स्मेल को तो नहीं सूंघना पड़ेगा। तो हाजिन से कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, मैं भी जाना चाहता हूं। तो वो से कहता है नहीं तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। हाजिन कहता है लेकिन क्यों? मैं भी तो वहां पर जाकर उन पौधों की स्मेल को महसूस करना चाहता हूं, मुझे भी ब्लड की स्मेल अच्छी नहीं लगती। तो उसके दोस्त से कहता है कि तुम इस बारे में सोचना भी मत। और इसी के साथ ही उसे कहता है यार क्यों, मुझे अपने साथ ले चलो ना, हम दोनों एक साथ जाएंगे। इसी के साथ उसका दोस्त चिल्लाकर उसे कहता है कि नहीं अपनी बकवास बंद करो, इस तरह की बात मत करो। इसी के साथ उसकी बॉडी जो होती है अंदर से फट जाती है और हाजिन के मुंह पर उसका ब्लड गिरता है। वो कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ, इसको अचानक से क्या हो गया? वो उसे वहां पर बुला रहा होता है लेकिन वो मर चुका होता है। इसी के साथ ही लीडर वहां पर पहुंच जाते हैं। लीडर उसे कहते हैं कि तुम में से जो भी यहाँ पर इस बारे में सोचेगा भी कि वो इस ग्रुप को छोड़कर जा सकता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज उसका इंतजार कर रही है, वो मौत है। अगर तुम ग्रुप को छोड़ना चाहते हो तुम्हें मरना पड़ेगा। जब तुम लोग छोटे थे तुम्हें यहाँ पर लाया गया था, तुम्हारी बॉडी के अंदर एक पैरासाइट इंजेक्ट कर दिया गया था। अगर तुम लोग यहाँ पर सोचते भी हो कि तुम ग्रुप को छोड़ना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सोच को वो कीड़ा दिमाग के अंदर से पार लेगा और तुम उसी वक्त मर जाओगे। अपनी बाकी की सारी जिंदगी ऐसा सोचना है मत कि तुम लोग यहाँ पर हमें छोड़कर जा सकते हो या फिर असैसिन ग्रुप को धोखा दे सकते हो। तो हाजिन के दोस्त के मरने के बाद से एक झटका लगता है, लेकिन वो भी इस असैसिन ग्रुप को छोड़कर जाना चाहता है और इसे सब कुछ करने में पूरे 30 साल लगते हैं। और 30 साल के बाद वो भागकर जा रहा होता है, जबकि पूरे का पूरा असैसिन ग्रुप उसके पीछे लगा होता है। वो सभी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर से भाग जाएगा तो उनके लिए काफी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। वो बार बार उसके ऊपर अटैक करते हैं और वो बार बार उन सभी को मार रहा होता है क्योंकि हाजिन जो है वो असैसिन ग्रुप में उस लेवल तक पहुंच चुका था जहां पर सभी लोग उसे एक टाइटल दे चुके थे जिसे असैसिन किंग का टाइटल कहा जाता है। तो हाजिन उन सभी लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बिजी हूँ, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना है, तो सभी लोग एक साथ आ जाओ। तो वो सभी लोग उसे कहता है कि तुमने हम में से कुछ को क्या मार दिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर से निकल सकते हो? तो हाजिन उनसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैंने सिर्फ कुछ को मारा है? क्योंकि उसने 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया होता है। और इसी के साथ ही वो सभी लोग फिर से तलवारें लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हाजिन अपनी तलवार को घुमाता है और उनको काटना शुरू कर देता है। वो जिसके ऊपर भी अपनी तलवार को चलाता है उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काट देता है और सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरे रास्ते में अभी तक जितने लोग आ रहे हैं मैं सभी को मार रहा हूँ क्योंकि ये सभी लोग मुझे रोकना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि मैं ग्रुप को छोड़कर जाऊं। इसी के साथ ही वहां पर उसके सामने जो भी आता है उसको मारी जा रहा होता है और कहता है मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी ये सभी लोग बार बार मेरे सामने आ रहे हैं, सभी लोग बार बार मेरे हाथों से मरने के लिए जहाँ पर आ रहे हैं। और वहां पर कुछ कम नहीं होते बल्कि पूरी का पूरा असैसिन ग्रुप जो होता है उसके पीछे लगा होता है। जैसे कि जॉन विक आपने देखी होगी, वहां पर भी पूरे का पूरा माफिया जो होता है वो जॉन विक बेचारे के पीछे पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर वो सभी लोग इसके पीछे लगे होते हैं। तो वो कहता है कि मुझे इस लेवल तक पहुंचने के लिए पूरे 30 साल लगे, मेरे दोस्त के मरने के बाद 30 साल तक मैंने इंतजार किया, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया कि मैं यहाँ से निकलकर जा सकूं। आज यहाँ पर कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई मेरा रास्ता नहीं रोकेगा। और इसी के साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ सभी के ऊपर जिगजैग करते हुए अटैक करते हुए आगे गुजर जाता है और सभी की गर्दनें काट देता है। और यहाँ पर इतने सारों को मारने के बाद जब वो आगे बढ़ता है तो फिर से उसके पीछे बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं। इतने सारे लोग उसका फिर से पीछा कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि इनका तो कोई अंत ही नहीं है, यहाँ पर और ज्यादा आते जा रहे हैं और ज्यादा आते जा रहे हैं, लेकिन मैं इन सभी को नहीं छोड़ूंगा। और वो जंप करते हुए उनकी तलवार के ऊपर खड़ा हो जाता है। वो सभी लोग भी कहते हैं कि जरा ध्यान से। और इसी के साथ ही हाजिन ऊपर की तरफ जंप कर जाता है। ऊपर जंप करने के बाद जब वो सभी लोग नीचे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो नीचे की तरफ लैंडिंग करता है और अपनी तलवार को घुमाते वहां पर एक स्पेशल स्किल को यूज करता है जिसकी वजह से एक जबरदस्त धमाका होता है। वहां पर एक जबरदस्त
जबरदस्त धमाका होता है तो उनमें से काफी सारे मर जाते हैं और काफी सारे जख्मी होकर पीछे गिर जाते हैं। तो हाजिन कहता है कि चलो यहाँ पर इनका सफाया हो गया, लेकिन मैं अब काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी इस जगह से दूर जाना होगा क्योंकि इन लोगों का तो कोई अंत नहीं है, ये तो पीछे से और ज्यादा आते जा रहे हैं। लगता है कि पूरे का पूरा असैसिन ग्रुप इस वक्त मेरे पीछे पड़ चुका है। फिर से वहां पर और लोग पहुंच आते हैं और कहते हैं कि असैसिन किंग वहां पर है, चलो जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, उसे पकड़ना है, उसे मारना है, लीडर की ऑर्डर है कि इसे जिंदा नहीं छोड़ना। तो हाजिन अपने ब्लेड की तरफ देखता है तो उसका ब्लेड भी वहां पर डल हो चुका होता है, उसके अंदर काफी सारे क्रैक्स पड़ चुके होते हैं। तो वो कहता है कि अभी यहाँ पर और ज्यादा निकल कर आ रहे हैं, मेरी तलवार जब यहाँ पर टूटने वाली है, मैं इस तलवार के साथ कितनों को मारूंगा। और साथ ही वो अपने ओरा को रिलीज करता है जिसकी वजह से वो लोग काफी घबरा जाते हैं। तो वो उनसे कहता है कि मेरे रास्ते को आज ब्लॉक मत करो, जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो सभी लोग मरेंगे। और वो वहीं पर अपने स्पाइरल टेक्निक को रिलीज करते हैं, वहां पर सभी के ऊपर ओरा से अटैक करता है। तो उसके आसपास काफी सारे लोग होते हैं, वो सभी लोग मर जाते हैं। तो यहाँ पर काफी देर फाइट करने के बाद रात का सीन दिखाते हैं कि रात के वक्त वो बुरी हालत में जख्मी होता है और वहां पर से निकल कर जा रहा होता है। वो माउंटेन को पार करके आगे निकल जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं यहाँ पर मार नहीं सकता, मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं असैसिन ग्रुप को छोड़कर जाऊंगा। यहीं पर उसे अपने लीडर की बातें याद आती है कि उसके लीडर ने उनसे क्या कहा था जब उन्हें यहाँ पर लाया गया था। उनसे कहा गया था कि तुम्हारी जिंदगी का कोई मोल नहीं है, तुम्हारी जिंदगी कोई मायने नहीं है, तुम लोग हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक किलिंग मशीन की तरह काम करोगे, तुम्हें जिसको मारने का ऑर्डर दिया जाएगा उसे मारोगे, अगर तुम्हें मरने का ऑर्डर दिया जाता है तो तुम मरोगे। लेकिन अगर तुम यहाँ पर हमें धोखा देने के बारे में सोचते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें कर्ज करेगी, यानी कि तुम्हारे जिंदा रहने के चांसेस जीरो हैं। आज इनके पेट में एक तीर लगा होता है तो वो चलते चलते उस तीर को वहां पर से निकालता है और साथ ही वहीं पर गिर जाता है और कहता है कि मुझे सर्वाइव करना है, मैं 30 साल तक इसलिए मेहनत नहीं करता रहा कि यहाँ पर आकर जगह के ऊपर आकर मर जाऊं, मैं मर नहीं सकता, मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ पर अपनी सारी जिंदगी राइटियस ह्यूमनली अलायंस का एक असैसिन बनकर, उनका एक कुत्ता बनकर गुजार चुका हूँ, लेकिन अब बाकी की सारी जिंदगी में यहाँ पर ग्रीनरी को देखना चाहता हूँ, मैं लहलहाते हुए खेतों को और उनकी खुशबू को महसूस करना चाहता हूँ। इसी के साथ ही वो कहता है कि चुन हाजिन अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा, चुन हाजिन तुम यहाँ पर मर नहीं सकते, चुन हाजिन चलो जल्दी से आगे बढ़ो। और वो अपनी तलवार का सहारा लेकर उठता है और आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। और इसी के साथ ही वो तेजी के साथ जंप करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे यहाँ से दूर जाना होगा, इतना दूर जाना होगा कि ये सभी असैसिन मेरे पीछे ना पहुंच सके। सचिन कहता है कि बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और रह गया है और उसके बाद मैं एक आजाद इंसान बन जाऊंगा, मैं बिल्कुल एक आजाद पंछी की तरह हो जाऊंगा जो जहां पर जाना चाहे वहां पर जा सकता है। अपने आप को दिलासे देते देते जब वो भागते भागते थक जाता है तो उसी के साथ ही वहीं पर गिर जाता है और कहता है कि मैं और ज्यादा नहीं कर सकता, मैं इससे और ज्यादा आगे नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने जख्मों को हील कर सकूं। अगर मैंने अपने जख्मों को हील नहीं किया तो खून बहता रहेगा और उसके साथ मेरा स्टेमिना खत्म हो जाएगा और ऊपर से मुझे यहाँ पर बहुत ही जोर की भूख लगी है। मुझे याद भी नहीं है कि आखिरी बार मैंने क्या खाया था और कहां पर खाया था। मुझे लगता है कि ग्रेट हाजिन, जिसे असैसिन किंग भी कहा जाता है, वो यहाँ पर भूख से मरने वाला है। जब वो वहां पर ऊपर आसमान की तरफ देख रहा होता है तो वहां पर उसे चांद दिखाई देता है। वो कहता है कि चांद को देखकर मुझे डंपलिंग्स याद आ रहे हैं, लेकिन साथ ही चांद के सामने से एक शैडो दिखाई देता है जैसे कोई असैसिन उसके पीछे हो और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए नीचे लैंडिंग करता है। तो इसी के साथ ही हाजिन जल्दी से जंप करते पीछे हटता है और कहता है कि ये कौन है, इतना एक्सपर्ट जिसको मैं महसूस भी नहीं कर पाया और मेरे अटैक करने के लिए वो करीब पहुंच गया। हाजिन पीछे की तरफ जंप करता है और कहता है कि इस बंदे ने यहाँ पर स्टेल्थ टेक्निक को यूज किया है जो कि असैसिन्स की पीक पर यूज किए जाते हैं, यानी कि ये एक हाई लेवल का असैसिन है। इसी के साथ उसके सामने जो असैसिन होता है वो अपनी तलवार को घुमाते हुए एक स्पेशल स्किल को यूज करता है। वो सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है, उसकी स्ट्राइक इतनी पावरफुल होती है कि सामने बीच में जितने पेड़ आते हैं वो सभी को सैंडर से 2 हिस्सों में काट देता है। तो इसी के साथ ही हाजिन उसके अटैक को अवॉइड करता है और कहता है कि मैंने इस टेक्निक को पहले भी देखा है और ऊपर से इसकी बॉडी के अंदर जो ऑरा निकल रहा है, इस ऑरा को मैं पहचानता हूं। इसका मतलब यह है कि ये भी मेरी तरह एक महान असैसिन है। मेरे पास यहाँ पर असैसिन किंग का टाइटल है, जबकि इस असैसिन के पास जो टाइटल है वो डेथ लॉर्ड का है। इसका मतलब यह है कि मेरा सामने इस वक्त डेथ लॉर्ड के साथ, और डेथ लॉर्ड उसके सामने खड़ा होता है तो वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर राइटियस ह्यूमन अलायंस की समझ आती है क्योंकि मैं उनको छोड़कर जा रहा हूँ, इसी वजह से वो लोग मुझे मारने के लिए मेरे पीछे लगे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारी समझ नहीं आती क्या है स्टील ब्लड फोर्ट्रेस वालों को मेरे पेड़ से क्या चाहिए कि उन लोगों ने यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक महान असैसिन को मेरे पीछे भेजा है। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम अपने पॉइंट्स बनाने के लिए आए हो, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे इसलिए मारने के लिए आए हो क्योंकि अगर तुम यहाँ पर म्यूरियम अलायंस में मेरे जैसे एक महान असैसिन किंग को मार डालते हो तो मेरे मरने के बाद तुम्हें ये टाइटल मिल जाएगा, यानी कि तुम यहाँ पर दुनिया में और भी ज्यादा महान बन जाओगे, मेरी पोजीशन ले लोगे। लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर तुम्हें ये टाइटल मिल सकता है? मैंने यहाँ पर ह्यूमन राइटियस अलायंस के तकरीबन 200 से भी ज्यादा लोगों को मार डाला है और उसके बाद अब जबकि मैं बुरी हालत में जख्मी हूँ और अब तुम यहाँ पर मुझे मारते हो तो क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया इस बारे में सवाल नहीं उठाएगी कि तुमने एक कमजोर इंसान को मार डाला, एक जख्मी इंसान को मारा जब वो बहुत ज्यादा कमजोर था। इसी के साथ ही हाजिन उसे कहता है कि डेथ लॉर्ड तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यहाँ पर ये टाइटल क्यों दिया गया था असैसिन किंग? असैसिन किंग का टाइटल मुझे इसलिए दिया गया था क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे जैसों को मैं बड़ी आसानी से मार सकता हूँ। हालांकि मेरी हालत बहुत ज्यादा बुरी है लेकिन मैं अभी भी यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के इतने टुकड़े कर सकता हूँ कि तुम्हारे लोग उसको गिन भी नहीं पाएंगे। और इसी के साथ ही डेथ लॉर्ड जो होता है बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ से हमारा असैसिन किंग भी उसके ऊपर अटैक करता है। दोनों अपनी अपनी तलवारों को टकराते हैं और दोनों एक दूसरे के
पर अटैक करके आगे गुजर जाते हैं, जैसा कि मार्शल आर्ट्स वाली मूवीज में होता है जहां तलवारबाज दोनों अपनी तलवारें टकरा कर आगे गुजर जाते हैं। तो अपनी तलवारें टकरा कर आगे गुजर जाने के बाद दिखाते हैं कि वहां पर एक के पास से ब्लड निकल रहा होता है और साथ ही हमारे हाजिन की तलवार के ऊपर ब्लड लगा होता है, और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि डेथ लॉर्ड की गर्दन कट जाती है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और मर जाता है। तो हमारे हाजिन ने जहां पर डेथ लॉर्ड को मार दिया, उसके मरने के बाद वो कहता है कि अगर तुमने जहां पर शो को एंजॉय कर लिया हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे बाहर आने का वक्त आ चुका है, चलो जल्दी से अब बाहर आ जाओ। और इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर देख रहा होता है कि वहां पर है कौन, तो वहां पर से बहुत ही डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है, और इसी डिमोनिक एनर्जी के साथ जब वो वहां पर उसके करीब पहुंचता है तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो सीक्रेट डीमन क्वीन हो। तो वहां पर उसके सामने एक लड़की अपीयर होती है, एक लड़की जो कि हालांकि काफी बुढ़ी है, लेकिन यहाँ पर उसने रिजुविनेटिंग टेक्निक को यूज करते हुए अपने आप को जवान किया है। तो वो उसे कहती है कि इसका मतलब यह है कि मैं आज भी तुम्हें याद हूँ, कितने साल गुजर चुके हैं, लगता है 6 साल गुजर गए हैं। चुन हाजिन, काफी दिनों के बाद तुम्हें यहाँ पर देख रही हो, तुम तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वहां का दिखाया जाता है जहां पर से हमारा हाजिन गुजर कर आया, जहां पर उसने ह्यूमन राइट्स अलायंस के बहुत सारे लोगों को मारा है। तो वहीं पर उनका फर्स्ट एल्डर पहुंचता है। जैसे फर्स्ट एल्डर वहां पर आता है तो वो सभी लोग उनकी डेड बॉडीज को चेक कर रहे होते हैं और कहते हैं इनमें से आधे लोग तो यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस से हैं। ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग भी यहाँ पर मर रहे हैं। फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि हमारे असैसिन्स कभी भी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। पहली बात तो यह कि उनकी बॉडी के अंदर एक वर्म होता है, लेकिन दूसरा ये कि हम लोगों ने एक बहुत ही पावरफुल नेट बिछाया हुआ है, यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग भी हमारा साथ देते हैं जब यहाँ पर से कोई भागने की कोशिश करता है। लेकिन असैसिन किंग ने जहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के भी इतने सारे मार्शल मास्टर्स को मार दिया, इसका मतलब यह है कि वो यहाँ पर अपने नाम पर पूरा उतरा है, उसे टाइटल ऐसे ही नहीं दिया गया, चलो जल्दी से उसे ढूंढो। वो अपने लोगों से कहता है किसी हाल में भी उसे ढूंढो, हमें जल्दी से जल्दी उसे ढूंढना होगा। डीमन क्वीन की एनर्जी को फॉलो करो। मुझे लगता है कि डीमन क्वीन ने हमसे पहले उसे ढूंढ लिया और सभी लोग डीमन क्वीन की एनर्जी को फॉलो करने शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फिर से हाजिन का दिखाया जाता है जहां पर डीमन क्वीन उसके सामने आकर अपीयर होती है और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी तक याद हूं, तो बड़ी अच्छी बात है। और इसी के साथ ही वहां पर उसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम क्वाक सोकियो है, लेकिन ये अपने आप को सीक्रेट डीमन क्वीन कहती है क्योंकि इसके पास कुछ डिमोनिक टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसी डिमोनिक पावर्स हैं जिनकी वजह से, हालांकि ये 60 साल की बुढ़ी औरत है, ग्रैंड माँ है, लेकिन इसके बावजूद इसने कुछ ऐसी स्पेशल डिमोनिक टेक्निक्स को यूज किया है जिसकी वजह से वो अपने चेहरे को इतना ज्यादा खूबसूरत बनाए रखती है। ऊपर से अपने चेहरे को इतना मासूम बनाया हुआ है जैसे लगता है कि इसने कभी किसी परिंदे की भी जान नहीं ली होगी। लेकिन इसकी असलियत यह है कि ये हर रोज किसी न किसी की जान लेती है, जब तक ये किसी को जान से ना मारे इसे अपने बिस्तर के ऊपर नींद नहीं आती। तो हाजिन वहां पर सोच रहा था कि जहां पर पहले डेथ लॉर्ड को भेजा गया और उसके साथ साथ स्टील ब्लड ट्रूप के बहुत सारे लोग जहां पर मेरे सामने आए और अब यहाँ पर सीक्रेट डीमन क्वीन को भेज दिया गया, मुझे लगता है कि ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर से छोड़कर जाऊं। मुझे तो लगा था कि इस जैसी कमीनी कातला को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बुलाया जाएगा। इस जैसी कातला को यहाँ पर बुलाने का मतलब यह है कि ह्यूमन म्यूरियम अलायंस के साथ बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं छोड़कर जाऊं। वो लोग मुझे पकड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। फिर साथ ही वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मुझे इससे फाइट करनी पड़ेगी, पास और कोई भी स्ट्रिक नहीं बची, अब मैं यहाँ पर किसी खास स्किल को नहीं यूज कर सकता। और इसी के साथ ही ह्यूमन क्वीन उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुई हूँ, तुमने यहाँ पर अपनी तलवार पहले निकाल ली। तुम्हें पता है ना कि हम दोनों के दरमियान में कितना पीसफुल रिलेशनशिप है, हम दोनों यहाँ पर प्यार से बात कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हाजिन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है और यहाँ पर अपनी बकवास बंद करो, बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ह्यूमन क्वीन उसे कहते हैं अगर हम दोनों की फाइट यहाँ पर शुरू हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मेरी ज्यादा स्ट्राइक्स को फेस कर पाओगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर कितनी स्ट्राइक्स को फेस कर पाता हूँ ये तो तुम्हें अटैक करने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन तुम यहाँ पर मेरी कितनी स्ट्राइक्स को फेस कर पाओगी ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हो सकता है तुम पहली स्ट्राइक में मारी जाओ। और इसी के साथ ही अपनी तलवार निकाल लेता और कहता है तुम्हारे जैसी बुढ़ी खूसर जिसकी हड्डियां बहुत सा कमजोर हो चुकी हैं, 60 साल की ग्रैंड माँ, तुम मेरे हाथ से जरूर मरोगी। तो ये बात सुनने के बाद डीमन क्वीन उसे कहती है कि अगर तुमने यहाँ पर एक और बार मुझे ग्रैंड माँ कहकर पुकारा तो उसके बाद देखना मैं यहाँ पर अपनी दोस्ती को भूल जाऊंगी और उसके बाद तुम यहाँ पर अगर मुझसे माफी की भीख में मांगोगे तब भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे डरने की क्या जरूरत है, मैं तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाला हूँ, वैसे भी तुम्हारे जैसी बुढ़ी खूसट ग्रैंड माँ कहीं कि तुम्हें यहाँ पर अपनी एज को लेकर इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। और फिर से उसे जब वो ग्रैंड माँ बोलता है तो ये बात सुनने के बाद डीमन क्वीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, फिर साथ ही वहीं पर शांत हो जाती है। तो हाजिन भी इस बात से काफी हैरान होता है कि अचानक से शांत क्यों हो गई। तो इसी के साथ ही डीमन क्वीन उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये बात वाकई में सच है, तुम्हें यहाँ पर राइटियस ह्यूमन अलायंस ने अपने सबसे बेस्ट असैसिन के तौर पर रेस किया और तुम वाकई में यहाँ पर असैसिन किंग कहलाने के लायक हो। तुमने तो यहाँ पर हमारे स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के भी बहुत सारे लोगों को मार दिया, इसी वजह से स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोगों ने स्पेशली मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं यहाँ पर आऊं और तुम्हें खत्म करूं, लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए। तुम्हारे पास इस वक्त ग्रेट 9 सेक्टर्स के बहुत सारे सीक्रेट्स और मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं, अगर वो टेक्निक्स तुम मुझे दे देती हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम यहाँ पर से जिंदा जा सकते हो। मैं जाकर खुद कुछ भी बहाना बना दूंगी लेकिन तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। तुमने यहाँ पर तकरीबन 200 से भी ज्यादा लोगों की जान लिया जो कि सारे के सारे असैसिन्स थे या मार्शल मास्टर्स थे, उन सभी को मारना कोई आम सी बात तो नहीं है। तुमने उन सभी लोगों को अपनी पावर्स के साथ मारा जो
कि 9 ग्रेट सेक्टर्स की टेक्निक्स थी। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है मुझे समझ आया कि तुम्हारे जैसी कातला को यहाँ पर क्यों भेजा गया है। तुम यहाँ पर मेरे पास से 9 सेक्टर्स के सीक्रेट्स लेना चाहती हो। तुम्हें लगता है कि मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स मैं तुम्हें दे दूंगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो ये बात सुनने के बाद डीमन क्वीन उसे कहते हैं मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक असैसिन हो जो लोगों को मारना जानते हो, लेकिन तुम्हें तो दिमाग इस्तेमाल करना भी आता है और तुमने यहाँ पर मुझे मना कर दिया। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मेरे पास से सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद स्टील फोर्ट्रेस वालों को कुछ भी नहीं देने वाली। तुम ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने लिए रखना चाहती हो। वो 9 फैमिली के सीक्रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए यूज करना चाहती हो ताकि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सको। तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रही हो। तो वो कहती है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं अपने लिए काम कर रही हूँ या फिर किसी के लिए काम कर रही हूँ। यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट नहीं किया होता तब भी मैं यहाँ पर जरूर आती। तुम्हारी इस कमजोर हालत में तुम्हें जरूर मार डालती और तुम्हारे पास वो सारे सीक्रेट्स ले लेती। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये बहुत ही अच्छी डील है। वैसे भी तो तुम यहाँ पर मरने वाले हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक फ्री वे दे सकती हूँ। मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें यहाँ पर 9 सेक्टर्स के सीक्रेट्स देने होंगे। तो हाजिन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें वो सीक्रेट्स नहीं दे सकता। तुम्हारे जैसी कमीनी जो है वो मेरे पास इस तरह के सीक्रेट्स नहीं ले सकती। जो कमीनी यहाँ पर अपने सेक्टर की सगी नहीं हुई वो मुझे यहाँ पर क्या प्रोटेक्शन देगी, वो यहाँ पर मुझे भी धोखा देगी। जैसे माना हाजिन उसे कहता है कि मैं तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो वो उसे कहती है क्या यहाँ पर तुम ब्लड पैरासाइट की बात कर रही हो। तो वो उसे कहती है मुझे अच्छी तरह से पता है कि जब तुम लोगों को यहाँ पर असैसिन ग्रुप में लाया जाता है उसी वक्त तुम्हारी बॉडी के अंदर एक ब्लड पैरासाइट छोड़ा जाता है। अगर तुम लोग यहाँ पर ग्रुप को धोखा देने के बारे में सोचते भी हो तो वो उसी वक्त एक्टिवेट हो जाता है और तुम्हारी बॉडी अंदर से फट जाती है और तुम लोग मर जाते हो। तुमने अपने कई दोस्तों को इस तरह से मरते हुए देखा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें उससे बचा सकती हूँ। मैंने यहाँ पर एक ऐसी डिमोनिक कार्ड को मास्टर किया जिससे मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से उस कीड़े को निकाल सकती हूँ। तुम्हारी जान बच जाएगी और यहाँ पर तुम्हें बदले में मुझे 9 सेक्टर्स के सीक्रेट देने होंगे। इसी के साथ ही हमारे हाजिन को अपना दोस्त याद आता है कि उसके दोस्त ने जब वहां पर सोचा था कि वो एक आजाद परिंदे की तरह इस असैसिन ग्रुप को छोड़कर जा सकता है तो वो उसी वक्त मर गया था। और इसी के साथ उसे वहां पर ब्लड पैरासाइट भी याद आता है। लेकिन इसी के साथ ही डीमन क्वीन जब उसे कहती है कि मेरे पास यहाँ पर एक स्पेशल डिमोनिक टेक्निक है जिससे मैं तुम्हारी बॉडी से उस कीड़े को निकाल सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें यहाँ पर 9 सेक्टर्स के सीक्रेट मुझे देने होंगे। ये बहुत ज्यादा दर्दनाक होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी जान बच जाएगी। हाजिन उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए वहां पर खामोश होता है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। तुम्हें यहाँ पर होमवर्क करने के बाद यहाँ पर आना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर से किस लिए भाग रहा हूँ? तुम्हें नहीं लगता कि अगर यहाँ पर मैं भाग रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि अभी तक मुझे मर जाना चाहिए था। असल में मैंने उस ब्लड पैरासाइट को 5 साल पहले अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकाल दिया था। जब मैंने उसे अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकाल दिया तो मुझे यहाँ पर पूरे 5 साल लगे इस बारे में सोचने के लिए कि मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ और मुझे यहाँ पर पावर गैदर करने के लिए, क्योंकि ऊपर जो बैठे एल्डर्स हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। इस ग्रुप का नेटवर्क इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसको ब्रेक करके बाहर निकल पाना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था और मुझे 5 साल लगे ये सारे का सारा प्लान बनाने के लिए। इसी के साथ ही हाजिन चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे वादे कर रही हो, डील करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी इस कमीनी नेचर को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से कितनी ज्यादा घटिया हो। अपनी जिंदगी के 30 साल गवाए हैं उन कमीनों के हाथों से। उन कमीनों के हाथों से मैंने असैसिन बनकर बहुत सारे लोगों की जान ली, अपने हाथ खून से रंगे, लेकिन अब यहाँ पर मैं अपनी जिंदगी का 1 मिनट भी जाया नहीं करना चाहता। तुम्हारे जैसे इंसान के हाथों से मैं बेवकूफ तो बिल्कुल भी नहीं बनूंगा, इसलिए मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ या फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, तो फाइट करो या फिर यहाँ पर मेरे रास्ते से हट जाओ। इसी के साथ ही डीमन क्वीन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने इस तरह की बात कैसे कर सकते हो जबकि तुम यहाँ पर अधमरे हो चुके हो, यानी कि तुम मरने वाले हो। और साथ ही उसे कहती है कि अब यहाँ पर तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी इस ब्यूटीफुल लाइफ को यहीं पर खत्म करने वाली हूँ। तुम यहाँ पर अगर मुझे 9 सीक्रेट्स नहीं देते तो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर वो सीक्रेट्स नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी। क्या तुम्हें पता है कि मैं लोगों के साथ क्या करती हूँ? जो लोग मेरी इंसल्ट करते हैं मैं उनकी गर्दन सर से अलग कर देती हूँ, दर से अलग कर देती हूँ। इसी के साथ उसकी आंखों में वहां पर किलिंग इंटेंट दिखाई दे रहा था। तो हाजिन कहता है कि ये तो मुझे तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे हाथों से मरने वाला हूँ, तो मेरे लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, डू और डाई, या मैं तुम्हें मार डालूं या फिर खुद मर जाऊं। और साथ ही वो अपनी तलवार में अपने ओरा को रिलीज करता है, जबकि दूसरी तरफ से डीमन क्वीन जो होती है वो भी अपने बुढ़े रूप में आ जाती है, यानी कि अपने डिमोनिक रूप में आ जाती है और दोनों वहां पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ से डीमन क्वीन अपने पंजे टकराती है जबकि दूसरी तरफ से हाजिन अपनी तलवार टकराता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाका इतना बड़ा पावरफुल होता है जैसे कि यहाँ पर किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया हो। इसी धमाके के धुएं के हटने के बाद वहां पर दिखाते हैं कि सब कुछ शांत हो चुका होता है। वहां पर हाजिन ने अपने बाजू को सामने किया होता है और उसके पंजे जो होते हैं उसके बाजू के अंदर दंस चुके होते हैं और हमारे हाजिन की तलवार जो होती है उसके साथ टकरा नहीं पाती क्योंकि उसकी तलवार अभी ऊपर ही होती है और उसने पूरी तरह से उसके हाथों यानी उसके बाजू के अंदर अपने पंजे को गड़ा लिया होता है। हाजिन कहता है कि ये कैसे हो गया, इसने यहाँ पर मेरे बाजू में अपने पंजे कैसे गड़ा लिए। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से फर्स्ट एल्डर को दिखाता है कि फर्स्ट एल्डर अपनी तलवार लेकर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। हाजिन कहता है कि ये कमीना कहां पर से आ गया, ये बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जब वो
तेजी के साथ आगे बढ़ आता है। इसी के साथ ही करीब पहुंचने के बाद वो अपनी तलवार को घुमाकर वहां पर एक स्ट्राइक लगाता है और उसकी स्ट्राइक जो होती है वो सीधी हाजिन की टांगों की तरफ आती है और उसकी स्ट्राइक के साथ हाजिन की दोनों टांगे कट जाती है, उसके दोनों पैर नीचे से कट जाते हैं। जैसे वहां पर स्ट्राइक के साथ हाजिन के पांव करते हैं, इसी के साथ ही डीमन क्वीन जो होती है अपने पंजे को ऊपर की तरफ खींचती है, जिसकी वजह से उसके दोनों बाजू भी कट जाते हैं। तो हाजिन के पास दोनों बाजू नहीं रहे और साथ ही उसके दोनों पंजे दोनों बाजू और दोनों टांगे दोनों काट चुकी हैं। इसी के साथ ही डीमन क्वीन जो होती है वो अपने पंजे को सामने की तरफ स्टैब करती है और हाजिन की बॉडी के आर पार कर देती है। उसका हाथ हाजिन की बॉडी के आर पार होता है और हमारा हाजिन जो होता है वहीं पर अपने घुटनों के बाल गिर जाता है, उसके मुंह से काफी सारा ब्लड बह रहा होता है। तो डीमन क्वीन उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब तुम्हारी बॉडी के ऊपर इस सर की कोई वैल्यू नहीं है और इसे तुम्हारी बॉडी के ऊपर होना भी नहीं चाहिए। और इसी के साथ ही वो अपने हाथ को उसकी आंखों के ऊपर रखती है और कहती है पहले तुम्हारी आंखें निकालूंगी फिर तुम्हारा सर उखाड़ूंगी। और साथ ही वहां पर उसको पकड़ती है, दोनों हाथों के साथ उसके सर को पकड़ती है और साथ ही उसे ऊपर की तरफ खींचती है और साथ ही अपनी डिमोनिक स्माइल भी देख रही होती है और इसी के साथ ही वो जोर लगाती है और उसका सर उखाड़ देती है और हमारा हाजिन जो होता है वहां पर मर जाता है। और इसी के साथ ही डीमन क्वीन बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है यहाँ पर ये खुशबू सूंघकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है, जब ब्लड मेरे पर गिरता है तो उस वक्त मुझे बेहद मजा आता है। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन जैसे वहां पर मर जाता है तो कहानी सुनाने वाला वहां पर आ जाता है जो कि हाजिन की जगह के ऊपर बोल रहा था और कहता है फाइनली क्या यही वो मोमेंट है जब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर एक सपना देखा था अपने दोस्त की वजह से, मेरे दोस्त का ये सपना था जिसे मैं जी रहा था। 30 साल मेहनत करने के बाद मैं यहाँ तक पहुंचा लेकिन मैं इस नेटवर्क से नहीं निकल पाया। लगता है कि ये बात वाकई में सच है। अगर आप एक असैसिन ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पर से छोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो मौत होती है। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, ये मेरा सपना नहीं था। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक काम जिंदगी जीनी थी, मुझे किसी की जान नहीं लेनी थी बल्कि खेतों में जाकर खुशबू को सूंघना था, मुझे हरियाली देखनी थी। क्या सिर्फ और सिर्फ यही है? क्या मैं यही अचीव कर सकता था? क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? काश मुझे यहाँ पर एक और मौका मिलता। और जैसे वो यहाँ पर ये कहता है काश मुझे एक और मौका मिलता, एक घर के अंदर एक बच्चा जो होता है वो उठकर बैठ जाता है। एक यंग मास्टर जो होता है वो बेहोश पड़ा होता है और इसी के साथ ही वो उठकर बैठ जाता है। वो ह्यूमनली डिमोनिक कल्ट होता है। ह्यूमनली डिमोनिक कल्ट का थर्ड यंग मास्टर जो होता है वो वहां पर उठकर बैठ जाता है क्योंकि वो वहां पर मर चुका होता है लेकिन उसकी बॉडी के अंदर हमारा हाजिन रीइंकार्नेट हो जाता है। वहां पर वो उठकर बैठता है, वो कहता है कि ये क्या, लगता है कि मुझे यहाँ पर एक दूसरा चांस मिला है। जबकि इसी के साथ ही एक दूसरे रूम के अंदर दिखाते हैं जहां पर फोर्थ यंग मास्टर बैठा होता है और उसके सामने एक मंत्री आता है और उसके सामने अपना सर झुकाकर उसे ग्रीट करता है और कहता है फोर्थ यंग मास्टर मैं यहाँ पर आपके लिए रिपोर्ट लेकर आया हूँ। तो वो कहता है कि बताओ क्या रिपोर्ट है? तो वो कहता है कि सर मैंने उसकी पल्स को फील किया है और मुझे लगता है कि थर्ड यंग मास्टर मतलब यह है कि वो बहुत ही जल्दी मरने वाला है। ये बंदा जो है ये थर्ड यंग मास्टर की केयर करने के लिए यहाँ पर रखा गया है और इसे लगता है कि वो मरने वाला है क्योंकि वो उसे थोड़ी देर पहले चेक करके आया था। और इस बात से फोर्थ यंग मास्टर काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि उसका छोटा भाई यहाँ पर उसका बड़ा भाई मरने वाला है। वो सोच रहा था कि जितना मैंने सोचा था चीजें उससे ज्यादा बेहतर हो रही हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे हाजिन का दिखाया जाता है कि हमारा हाजिन जो होता है अपने बिस्तर के ऊपर से उठता है और कहता है कि ये क्या, ये कौन सी जगह है और मैं कौन सी जगह के ऊपर आ गया हूँ। अभी तक उसने अपनी बॉडी की तरफ नहीं देखा। वो उसने साथ ही वहां पर एक चीख मारता और कहता है कि लगता है कि वो एक सपना था, मैंने यहाँ पर कोई सपना देखा जिसमें मैं बहुत सारे लोगों को मार रहा था। वो कहता है कि मुझे लगता है कि डीमन क्वीन ने मेरा सर उड़ा दिया उस सपने में, लेकिन ये सिर्फ एक सपना ही हो सकता है, डीमन क्वीन मुझे कैसे मार सकती है। फिर वो अपने आसपास देखता है और कहता है कि ये जगह काफी ज्यादा अजीब है, ये किसी और का रूम लगता है मेरा रूम नहीं है। और इसी के साथ उसे बाहर से कोई आता हुआ महसूस होता है। वो कहता है बाहर से कोई आ रहा है। तो एक नौकरानी उसके लिए मेडिसिन लेकर आ रही होती है। तो वो उसे कहते हैं कि यंग लॉर्ड मैं अंगवा मैं आपके लिए यहाँ पर मेडिसिन लेकर आई हूँ। और जब वो सामने देखते हैं तो बिस्तर के ऊपर यंग लॉर्ड नहीं होता। तो थर्ड यंग मास्टर यानी कि हमारा हाजिन जो होता है वो पीछे से निकलता है और एक ड्रम स्टिक को उसके गले के ऊपर रखता है और कहता है कि जल्दी से बताओ तुम कौन हो, तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है? क्या तुम्हें यहाँ पर स्टील ब्लड ट्रूप के लोगों ने भेजा है या फिर तुम्हें राइटियस ह्यूमनली अलायंस ने यहाँ पर भेजा है? तो वो कहती है सर जी आप क्या कर रहे हैं, मैं आपकी नौकरानी अंगवा हूँ और आपके लिए यहाँ पर मेडिसिन लेकर आई हूँ। यंग मास्टर जी आपको अचानक से क्या हो गया है? पिछले कई दिनों से आप यहाँ पर बेहोश पड़े थे और अब जब आप अचानक से उठ गए हैं, आप यहाँ पर मुझे मारने पर तुल गए हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी हैरान होता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किसको यंग लॉर्ड कह रही हो? इस तरह की बकवास करना बंद करो, मुझे सच बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम कौन हो, यहाँ पर तुम्हें किसने भेजा है? तो वो कहती है सर मैं यहाँ पर सच्ची में आपके लिए मेडिसिन लेकर आई हूँ, मैं आपकी नौकरानी अंगवा हूँ, क्या आप मुझे भूल गए हैं? मैं पहले भी यहाँ पर आपको केयर कर चुकी हूँ और आप यहाँ पर बिस्तर के ऊपर पड़े हुए थे, की ब्लॉकेज की वजह से पिछले 6 महीने से आप बेहोश पड़े हुए थे और उठ भी नहीं रहे थे। सुबह ही आपको यहाँ पर होश आई है। तो ये बात सुनने के बाद हाजिन भी काफी हैरान होता और कहता है क्या पिछले 6 महीने से मैं यहाँ पर बेहोश पड़ा था और वो भी की ब्लॉकेज की वजह से, ऐसा कैसे हो सकता है? हाजिन उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझे सच्ची सच्ची बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और इसी के साथ ही वो जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो आईने के अंदर अपना चेहरा देखता है। जब वो आईने में देखता है तो वो एक जबरदस्त चीख मारता और कहता है कि ये कौन है, ये किस कमीने की बॉडी है, ये तो मैं नहीं हूँ। हाजिन कहता है इसका मतलब यह है कि वहां पर जो कुछ भी हुआ था, जो मैंने सपने में देखा था, वो एक सपना नहीं था बल्कि वो हकीकत थी और वहां पर डीमन क्वीन ने मुझे मार दिया। डीमन क्वीन के मुझे मारने के साथ मेरी बॉडी रीइंकार्नेट होकर इस लड़के की बॉडी के अंदर आ गई है। तो
हमारा हाजिन सोच रहा था कि मैं कौन सी जगह के पर हूँ, और इसी के साथ ही वो दरवाजा खोलता और बाहर देखता और कहता है कि हमारे म्यूजियम में इस तरह की एक जगह कैसे हो सकती है जो कि इतनी ज्यादा खूबसूरत और इतनी शांत हो, और वहीं पर सामने से दो लोग आते हुए दिखाई देते हैं। तो वो कहता है कि और ये लोग कौन है, मैं कौन सी जगह पर हूँ, यहाँ पर तो बहुत सारे सवाल हैं, मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपने बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करना होगी कि मुझे यहाँ पर पता होना चाहिए कि मैं किसकी बॉडी के अंदर। और इसी के साथ जब वो देख रहा था कि दो लोग उसकी तरफ आगे बढ़े होते हैं, एक उसका डॉक्टर होता है, साथ में कोई मंत्री होता है, तो वो वहां पर आने के बाद उसके सामने घुटने टेक देते हैं और साथ ही वहां पर उसको रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि सभी डीमंस यहाँ पर डीमन किंग यानी कि थर्ड यंग मास्टर के सामने अपना सर झुकाते हैं। वो मास्टरों से कहता है कि थर्ड यंग लॉर्ड, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप यहाँ पर ठीक हो गए हैं, यानी कि दोबारा से रिकवरी पर आपको बहुत ज्यादा बधाई हो। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये लोग यहाँ पर किस किस्म की बकवास किए जा रहे हैं, यहाँ पर डीमन टीचिंग की और डीमन लॉर्ड की बात हो रही है, इसका मतलब यह है कि ये डिमोनिक कल्ट हो सकता है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन में उसी मास्टर को दिखाता है कि वो मास्टर जो कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर हाजिन से मिलने के लिए आया था, वहां पर उसे मिलने के बाद सीधा वो डीमन एम्परर के पास जाता है। वो डीमन एम्परर के पास जाता है तो उसे कहता है कि जाकर बिल्कुल सेम वैसे वहां पर उसे ग्रीट करता है, उसके सामने सर झुकाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ न्यूज लेकर आया हूँ। तो ये फर्स्ट रॉयल गार्ड होता है और उसके लिए यहाँ पर डीमन लॉर्ड के लिए मैसेज लेकर आया होता है। तो इस फर्स्ट रॉयल गार्ड का नाम मून डैम होता है। तो मून डैम कहता है कि सर मैं आपके लिए एक मैसेज लेकर आया। तो डीमन एम्परर जो होता है वो सामने बैठा होता है और उसे कहता है कि बताओ कि तुम क्या मैसेज लेकर आए हो। तो वो कहता है कि सर मैं यहाँ पर आपके लिए रिपोर्ट लेकर आया हूँ, ये रिपोर्ट थर्ड यंग मास्टर के बारे में है। थर्ड यंग मास्टर जो है वो नींद से जाग गए हैं। तो वो कहता है अच्छा वो तीसरा वो जाग गया है, और इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं हाँ सर वो जाग गए हैं, लेकिन उसकी बॉडी अभी बहुत ज्यादा कमजोर है और साथ उसने अपनी सारी की सारी मार्शल प्रोग्रेस को खो दिया है। यानी कि पहले वो मार्शल प्रोग्रेस में काफी ज्यादा अच्छा था और एक जीनियस था, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है कि वो दोबारा से अपनी मार्शल आर्ट्स को हासिल कर लेगा। लेकिन आप यहाँ पर क्या चाहते हैं कि मैं थर्ड यंग लॉर्ड के लिए क्या करूं या फिर उसके साथ क्या करूं। तो डीमन एम्परर उसकी बात सुनने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करता है, गुस्से के साथ से कहता है कि मून डैम दोबारा यहाँ पर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और मून डैम उसके प्रेशर की वजह से वहीं पर अपना सर झुका लेता है क्योंकि वहां पर जबरदस्त प्रेशर रिलीज हो रहा होता है। तो वो कहता है सर सर प्लीज बताएं कि आप यहाँ पर क्या चाहते हैं, मैं वही करूंगा। डीमन एम्परर से कहता है कि यहाँ पर 3 महीने तक दोबारा मेरे पास मत आना, कोई भी इस तरह की छोटी मोटी खबर लेकर मेरे पास मत आना, ना ही यहाँ पर आकर मुझे डिस्टर्ब करना। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ पर 3 महीने तक कोई भी रिपोर्ट नहीं सुनने वाला। इसी के साथ ही मून डैम उसे कहता है जी सर जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसे ही होगा। और इसी के साथ ही वहां पर से पीछे हट जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर अगले 3 महीने में ग्रेट अचीवमेंट्स को हासिल करेंगे और ब्रेक थ्रू कर लेंगे। और इसी के साथ ही वहां पर से बाहर आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ फिर से हमारे हाजिन का सीन दिखाया जाता है कि हमारा हाजिन जो होता है वो हिमालय डीमन कल्ट के बारे में बताता है कि हिमालय डिवाइन डीमन कल्ट जो होता है ये भी यहाँ पर उसी तरह की एक फैक्शन है जैसे कि यहाँ पर दूसरी फैक्शंस हैं राइटियस ह्यूमन अलायंस और स्टील ब्लड फोर्ट्रेस। उन्हीं की तरह हिमालय डीमन अलायंस भी ये भी एक अलायंस है। आज से कुछ हजारों साल पहले यहाँ पर इस डिमोनिक कल्ट की बुनियाद रखी गई थी। एक बहुत ही पावरफुल डिमोनिक मास्टर जो कि बहुत ज्यादा जालिम था, उसने यहाँ पर इस डीमन डिवाइन कल्ट को बनाया था और उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया, बहुत सारे इसी तरह के डिमोनिक लोगों ने इसको ज्वाइन किया और उसके बाद से ये एक बहुत ही पावरफुल फोर्स बन चुकी है। हालांकि राइटियस ह्यूमन अलायंस जो है ये इससे बहुत ज्यादा बड़ी है। राइटियस ह्यूमन अलायंस और स्टील ब्लड फोर्ट्रेस जो है दोनों की तादाद जो है यानी कि उनके मेंबर्स और उनके डिसाइपल्स की तादाद ह्यूमनली डीमन कल्ट से बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद कभी भी कोई इनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, वो भी सिर्फ और सिर्फ इनके डीमन एम्परर की वजह से, क्योंकि इनका डीमन एम्परर इतना पावरफुल इंसान है कि ह्यूमनली राइटियस अलायंस के लोग इनके सामने टिक भी नहीं सकते। इसी वजह से ये लोग यहाँ पर एक बैलेंस बनाए रखते हैं और कभी भी यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करते, क्योंकि अगर यहाँ पर दोनों फैक्शंस में आपस में जंग छिड़ती है तो यहाँ पर ज्यादा नुकसान राइटियस ह्यूमन अलायंस का ही होगा। ये बात वो अच्छी तरह से समझते हैं। इस म्यूरियम वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 3 ही पावरफुल फोर्सेस है, राइटियस ह्यूमन अलायंस, स्टील ब्लड फोर्ट्रेस और ह्यूमनली डिमोनिक कल्ट। ये तीनों ही बहुत ही पावरफुल फोर्सेस हैं। तो हाजिन कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं अचानक से यहाँ पर इस जगह के ऊपर कैसे रीबॉर्न हो गया। अगर मुझे रीबॉर्न भी होना था तो मैं राइटियस ह्यूमन अलायंस में रीबॉर्न होता ना, जहां पर से मैं भागने की कोशिश कर रहा था। आखिर अचानक से ह्यूमनली डिमोनिक कल्ट में क्यों? और वो चिल्लाकर कहता है फिर ये डिमोनिक कल्ट ही क्यों? क्योंकि डिमोनिक कल्ट भी वैसा ही है बिल्कुल राइटियस ह्यूमन अलायंस के जैसा, यहाँ पर से भी निकलना बहुत सा मुश्किल है। फिर साथ ही वो कहता है मुझे यहाँ पर शांत रहना होगा, पहले मुझे यहाँ पर सिचुएशन के बारे में जानना होगा और उसके बाद मुझे फ्यूचर के प्लान्स बनाने होंगे कि मैं कैसे इस जगह से बाहर निकल सकता हूँ। और उसी के साथ ही उसी रात वो वहां पर से अपनी स्टाइल तकनीक को यूज करते हुए पीछा करता है कुछ लोगों का, वहां पर डिसाइपल्स की बातें सुनने के लिए जाता है ताकि वहां पर उसे सिचुएशन के बारे में पता चल सके, उसे अपने बारे में पता चल सके कि जिसकी बॉडी के अंदर वो रीबॉर्न हुआ है वो किस किस्म का इंसान है। तो वो रात के वक्त दो डिसाइपल्स की बातें सुन रहा था। एक कहता है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर हमारे डीमन एम्परर के 7 डिसाइपल्स हैं, उन डिसाइपल्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? दूसरा कहता है नहीं, वो कहता है कि सबसे पावरफुल थर्ड यंग मास्टर था। थर्ड यंग मास्टर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, लेकिन बेचारा 6 महीने पहले चापा की ब्लॉकेज की वजह से बिस्तर के ऊपर पड़ गया और सुना है कि वो जाग गया है, लेकिन उसकी सारी की सारी कल्टीवेशन चली गई
गई है, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। दूसरा उसे कहता है कि मैंने एक बात सुनी थी, मैंने सुना था कि फोर्थ यंग मास्टर जो है वो थर्ड यंग मास्टर की काफी ज्यादा खिलाफ है। तो वो कहता है हाँ ऐसी ही बात है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इन सभी से दूर रहना, क्योंकि ये थर्ड यंग मास्टर और फोर्थ यंग मास्टर ये सभी डिसाइपल जो हैं ये आपस में पावर हासिल करने के लिए एक दूसरे से फाइट करते हैं। अब जबकि थर्ड यंग मास्टर फिर से उठ खड़ा हुआ है तो मुझे लगता है कि फिर से यहाँ पर ब्लड शेड होने वाला है, सभी लोग आपस में फाइट करेंगे डीमन एम्परर के सामने अच्छा बनने के लिए। उससे वहां लड़का उसे कहता है लेकिन मैंने सुना है कि उसकी सारी की सारी मार्शल आर्ट्स चली गई हैं, लेकिन मैंने उसके बारे में एक और बात सुनी है कि उससे उसको एक टाइटल दिया गया है, उसका टाइटल मॉन्स्ट्रस डीमन का है, यानी मॉन्स्ट्रस डीमन का टाइटल है। अगर वो वाकई में मॉन्स्ट्रस डीमन है जिस तरह की उसका टाइटल है तो वो अपनी थोड़ी सी मार्शल प्रोग्रेस के साथ भी फिर से अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि दूसरे डिसाइपल्स उसके सामने टिक पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से तो उसे मॉन्स्ट्रस डीमन कहा जाता है। पहले वाला उसे कहता है किसी वजह से तो मैं तो पहले भी उसके करीब नहीं जाया करता था, वो बहुत ही कमीना और बहुत ही घटिया इंसान है। थर्ड यंग मास्टर यानी कि हमारी हाजिन की बात की जा रही होती है, क्योंकि वो कभी भी किसी वक्त भी गुस्सा हो जाता है और जब वो गुस्सा होता है तो वो किसी को भी मार डालता है। और हमारा हाजिन उनकी बातें ऊपर सुन रहा था और कहता है कि जरा इनकी बातें तो सुनो। जिस तरह से मैं इनकी बातों को समझ पा रहा हूँ मुझे लगता है कि जिस बंदे की बॉडी के अंदर यानी सोनियोंग की बॉडी के अंदर मैं दोबारा से रिबॉर्न हुआ हूँ, ये लड़के की रेपुटेशन बहुत ज्यादा बुरी है। साथ ही हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आता है तो हाजिन कहता है कि मुझे एक बात तो कंफर्म हो गई है कि ये वाकई में हिमालय डिमोनिक कल्ट है और मैं डीमन कल्ट में ही हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से भागकर जाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक परफेक्ट प्लान की जरूरत है। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन मैं यहाँ पर से कैसे जा सकता हूँ, कल रात मैंने यहाँ पर थोड़ी सी स्टेल्थ टेक्निक को क्या यूज कर लिया, जरा देखो तुझे इस बॉडी की क्या हालत हो गई है। तो वो कहता है कि यहाँ पर सच्ची बताऊं कि मैं यहाँ पर दोबारा जिंदा होकर काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन इस बॉडी को देखो, यहाँ पर मेरी ये बॉडी जो है ये 80 साल के बुढ़े के बराबर है, क्योंकि इस बॉडी के ऊपर मांस तो है ही नहीं, सिर्फ हड्डियां दिखाई दे रही हैं। हालांकि मैं यहाँ पर इस बात से काफी खुश हूँ कि मैं दोबारा से यहाँ पर 14-15 साल के लड़के की बॉडी में दोबारा जिंदा हुआ हूँ। सचिन कहता है मेरे पास सालों का एक्सपीरियंस है, मैं कभी असैसिन किंग हुआ करता था, तो मुझे यहाँ पर उस लेगेसी को यूज करते हुए दोबारा से अपनी बॉडी को रिकवर करना होगा। चलो सबसे पहले यहाँ पर मेडिटेट करके देखते हैं। और वो मेडिटेट करने के लिए बैठता है और अपनी बॉडी के अंदर चेक करता है कि उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या है। तो उसकी बॉडी के अंदर वाकई में की ब्लॉकेज होती है। तो वो कहता है कि सबसे पहले यहाँ पर की ब्लॉकेज को हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पर 9 सेक्टर्स के सीक्रेट्स को चोरी किया था जब मैं असैसिन किंग था। तो 9 सेक्टर्स के सीक्रेट्स को मैंने चोरी करने के बाद उनको मास्टर किया था और उसके साथ मैंने एक स्पेशल स्किल बनाया था। उस स्पेशल स्किल की मदद से मैं यहाँ पर इन की ब्लॉकेजेस को हटा सकता हूँ और की ब्लॉकेजेस को हटाने के बाद यहाँ पर मैं दोबारा से कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दूंगा। तो इसी के साथ उस रूम के अंदर उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वो आप की ब्लॉकेजेस को हटा रहा था इसी के साथ ही रूम के अंदर काफी टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसने अपनी उस स्पेशल स्किल को बाउंडलेस टेक्निक का नाम दिया होता है, जो कि उसने 9 सेक्टर्स के पास से चोरी किए होते हैं। तो वो कहता है कि ये 9 सेक्टर्स के बहुत ही पावरफुल मूव्स थे, उन सभी को यहाँ पर कंबाइन करने के बाद मैंने इसे बाउंडलेस टेक्निक का नाम दिया। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर से काफी सारी एनर्जी आ और बाहर जा रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पर की ब्लॉकेजेस में से एक मेरिडियन को ओपन कर लिया हो। इसी के साथ ही वो अपनी आंखें खोलता और कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, यानी कि मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए इस बॉडी की यही लिमिट है, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, मुझे फिजिकली भी यहाँ पर इस बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और साथ ही यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को भी बढ़ाना पड़ेगा और इसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। और वहां पर थोड़ी देर कल्टीवेट करने के बाद से महसूस होता है कि उस बस इतना ही कर सकता है, क्योंकि वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है, ये बॉडी फिलहाल के लिए काफी ज्यादा कमजोर है। वहां पर कल्टीवेशन कर लेने के बाद वो सोच रहा था कि यहाँ पर कोई आता क्यों नहीं है। जब से यहाँ पर मैं होश में आया हूँ तब से डॉक्टर के अलावा और उस नौकरानी अंगवा के अलावा कोई भी यहाँ पर नहीं आया। ऊपर से वो नौकरानी अंगवा वो भी यहाँ पर नहीं आ रही, यानी कि कल जब मैंने उसके गले के ऊपर अपना ड्रमस्टिक रखा था और उसे गुस्से के साथ पूछा था, उसके बाद से मुझे लगता है कि वो भी काफी डरी हुई है। जबकि जो सर्वेंट यहाँ पर आते हैं, जो डॉक्टर यहाँ पर आते हैं, वो लोग भी यहाँ पर आकर मुझसे सिर्फ यही बात करते हैं कि मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाऊं। हमारा हाजी यहाँ पर ये सोच रहा था कि ये यंग मास्टर जो भी था, यानी थर्ड यंग मास्टर, इसकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा बुरी थी कि यहाँ पर सभी लोग इसके सामने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं और इसके बहुत ज्यादा डरते हैं, स्पेशली नौकर जो है इससे ज्यादा डरते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा रूड बंदा होगा। सोच रहा था कि जब तक मुझे इस जगह की सही से समझ नहीं आ जाती तब तक मुझे यहाँ पर कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करना। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वो 3 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 3 महीने के बाद हमें फोर्थ यंग मास्टर का सीन दिखाते हैं कि फोर्थ यंग मास्टर कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब बात है, 3 महीने गुजर चुके हैं और थर्ड यंग मास्टर ने उस चीज को खा भी लिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कुछ हो क्यों नहीं रहा। तो डॉक्टर उसे कहता है कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि 3 महीने गुजर चुके हैं और वो पहले से ज्यादा बेहतर होता जा रहा है, जबकि उसे मरना चाहिए था। तो फोर्थ यंग मास्टर से कहता है डॉक्टर तुमने तो ये कहा था कि जितना ज्यादा वो अपनी मार्शल प्रोग्रेस को यूज करेगा, यानी उसकी मार्शल प्रोग्रेस जितनी ज्यादा होगी उस चीज का असर उसके ऊपर उतना ज्यादा होगा। तो डॉक्टर उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, उस चीज को बेचने वाले ने मुझे यही कहा था। तो इसी के साथ ही वो कहता है तो फिर सॉर योंग वो इतना स्पेशल क्यों है, उसकी बॉडी के ऊपर ये सब कुछ असर क्यों नहीं कर रहा। तो फोर्थ यंग मास्टर जो है यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को मरवाना चाहता है, इसी वजह से वो ये सब कुछ करवा रहा है। तो डॉक्टर उसे
कहता है तो फिर यंग मास्टर बताइए कि हम लोग आगे और क्या कर सकते हैं। तो वो उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि मेरी बहन रिन कब वापस आने वाली है। तो वो उसे कहता है कि मिस योर रिन वो इस वक्त टेंपल में और बहुत ही जल्दी यहाँ पर वापस आने वाली है, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर वापस आ जाएंगी। वो यंग मास्टर से कहता है चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि रिन वापस आने वाली है, 6 महीने हो गए उसे यहाँ पर से गए हुए, मुझे लगता है कि उसे जल्दी से जल्दी यहाँ पर वापस बुलाओ ताकि वो इसके साथ आकर मुश्किल क्रिएट करे। मैं यहाँ पर नहीं चाहता कि ये लड़का यहाँ पर तेजी के साथ ग्रो करे। सीन में अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हाजिन जो होता है वो ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनिंग करने के बाद 3 महीने गुजारने के बाद उसने इस बॉडी को काफी ज्यादा बेहतर बना लिया होता है और वो कहता है 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद मैंने अपनी बॉडी को पहले से काफी बेहतर बनाया और साथ ही वो अपनी एनर्जी को भी कंबाइन यूज करना सीख गया होता है और इसी के साथ ही वो अपने हाथ में एनर्जी को क्रिएट करता है, सामने की तरफ एक पंच मारता है, वहां पर एक जबरदस्त धमाका तो नहीं होता लेकिन वहां पर एक पॉट गिरता है, दीवार के अंदर एक होल हो जाता है। तो वो कहता है कि ये काफी ज्यादा बेहतर है, यानी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका हूं। मेरी ये वीक बॉडी जो थी, जो पहले 80 साल के बुढ़े दद्दू की तरह थी, अब मैंने इसे 3 महीने में काफी ज्यादा बेहतर बना लिया है, लेकिन अभी भी ये बेहतर नहीं है। तो इसी के साथ ही वहां पर अंगवा आती है। अंगवा उससे कहती है कि यंग लॉर्ड मैं जहां पर आपकी हर्बल मेडिसिन लेकर आई हूं। तो वो कहता है हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही उसके पास से प्याला लेता है और जैसे उस प्याले को पीना स्टार्ट करता है इसी के साथ उसे एक जबरदस्त झटका लगता है। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है इस पानी के अंदर, तो वही कीड़ा है, वो पैरासाइट है, वो ब्लड पैरासाइट जिसे हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है। वो प्याले को वहीं पर नीचे फेंक देता है और इसी के साथ उसके सामने मास्टर अपीयर होता है, इसे कहता है चुन हाजिन तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर हमारे हाथों से निकल कर जा सकते हो, हमने तुम्हें पहले बता दिया था कि राइटियस ह्यूमनली अलायंस को छोड़कर जाना पॉसिबल नहीं है, जो भी यहाँ पर आता है वो कभी यहाँ से निकल नहीं सकता, यहाँ पर से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर तुम मर जाते हो तभी तुम यहाँ पर से निकल सकते हो, लेकिन तुम्हारा केस बहुत ज्यादा स्पेशल है, अब जबकि तुम मर भी चुके हो लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर से नहीं जा सकते। राइटियस ह्यूमन अलायंस को मरने के बाद अगर तुम रीबॉर्न होते हो तभी तुम छोड़कर नहीं जा सकते, ये कीड़ा तुम्हें नहीं छोड़ने देगा। तो वो अपनी बॉडी की तरफ देखता है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बॉडी के अंदर ब्लड पैरासाइट नहीं हो सकता। जब वो वहां पर चिल्ला रहा होता है तो साइड के ऊपर से उसे हल्की हल्की आवाज आ रही होती है। अंगवा उसे कह रही होती है कि यंग लॉर्ड आपको क्या हो गया। तो उसी के साथ वो होश में आता है और कहता है कि ये मैं क्या कर रहा था। वो पानी की तरफ देखता है तो वो बिल्कुल साफ पानी होता है। अंगवा से कहते हैं कि यंग मास्टर क्या कुछ बुरा हुआ है। तो वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं, और साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर पुराने सपने बैड सपने जो है वो दोबारा से तंग कर रहे हैं। अंगवा से कहते तो फिर ठीक है सर मैं जा रही हूँ, और इसी के साथ अंगवा चली जाती है कि मैं हाजिन सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, मरने के बाद अब यहाँ पर रीबॉर्न हुआ हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, मैं अभी भी यहाँ पर आजाद नहीं हो सकता। क्या मैं अभी भी यहाँ पर उस तरह आजाद नहीं हूँ जैसा मैंने सपना देखा था अपने दोस्त के साथ। और इसी के साथ ही वो अपने कपड़े पहनता है ट्रेनिंग करने के बाद। जब वहां पर अपने कपड़े पहन रहा था इसी के साथ ही बाहर से आवाज आती है और दरवाजे के बाहर होती है। तो वहां पर एक और लड़की आती है और कहती है क्या वो अंदर है। तो अंगवा कहती है जी मिस वो अंदर है। तो वो कहता है कि अब ये अचानक से कौन यहाँ पर आ रहा है। इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है यानी वो रिन होती है, तो रिन उस लड़की से अंगवा से कहती है कि साइड के पर हटो, जबकि अंगवा से कहती है कि मैं यंग मास्टर को बता कर आती हूँ उसके बाद आप अंदर चली जाना। लेकिन इसी के साथ ही वो अंगवा के मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ दे मारती है और उसको थप्पड़ मारने के बाद वो अंदर आ जाती है। जैसे वहां पर अंदर आती है तो हमारा जो हीरो हाजिन होता है वो अंगवा के चेहरे की तरफ देखता है कि उसकी गाल जो होती है वो सूज चुकी होती है, वहां पर काफी बड़ा रट निशान पड़ा होता है। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है उस लड़की की तरफ देखता है जो अंदर आई होती है। तो वो सोच रहा होता है कि अब ये लड़की कौन है जहां पर अंदर आ गई और इतनी बदतमीज भी है। तो सियोरिन अंदर आने के बाद उसे कहती है कि तुम तो पहले से काफी ज्यादा बेहतर लग रहे हो, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा बेहतर हो। जबकि हमारा हाजिन सोच रहा होता है कि अब ये अचानक से कहां से अंदर आ गई, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इसका इस लड़के के साथ यानी इस बॉडी के साथ कोई ताल्लुक हो सकता है। तो वो उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर मुझे भूल तो नहीं गए, क्या तुम यहाँ पर मुझे खड़ा ही रखोगे, क्या मुझे बैठने के लिए नहीं कहोगे, क्या मुझे चाय नहीं पिलाओगे। और इसी के साथ ही वो कहता है कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर से भाग कर जाना होगा क्योंकि मैं यहाँ पर सोच नहीं पा रहा क्या सिचुएशन है। और वो वहां से भागना शुरू करता है और कहता है कि मुझे एक बहुत ही जरूरी काम आ गया, मुझे वो करने के लिए जाना है। जबकि सियोरिन उसे कहता है कि तुम यहाँ से जा नहीं सकते और साथ ही वहां पर इशारा करती है। जैसे वो चुटकी बजाती है तो दो गार्ड उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर आप यहाँ से जा नहीं सकते। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। सियोरिन उसे कहती है कि जब तक तुम यहाँ पर मेरे साथ बात को कंप्लीट नहीं करते तब तक तुम जा नहीं पाओगे, और तुम चाहो भी तो तब भी तुम इनसे फाइट करके बाहर नहीं जा सकते, ये दोनों ही मार्शल मास्टर्स हैं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा। और इसी के साथ ही वो दोनों से कहते हैं किसी को अंदर मत आना। वो दरवाजा बंद करके बाहर ही खड़े हो जाते हैं। जबकि सियोरिन वहीं पर बैठ जाती है और कहती है तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ, तुम्हें पता है ना किस बारे में बात करने के लिए आई हूँ, कि हमारे हाजिन को कुछ भी आइडिया नहीं होता कि यहाँ पर किस बारे में बात करने के लिए आई है। तो वो उसे कहता है कि मेरी बॉडी के ऊपर काफी सारा पसीना है वर्कआउट की वजह से, मैं इसको साफ करके नए कपड़े पहन कर आता हूँ, क्या तुम थोड़ी देर वेट कर सकती हो। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, वैसे यहाँ पर मेरे पास तो कुछ करने को नहीं है तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन वहां पर से साइड रूम की तरफ चल पड़ता है और साथ ही सोच रहा होता है ये लड़की मुझे लगता है कि ये कोई स्पेशल है, यानी कि ये भी एक मार्शल मास्टर है। यहाँ पर सबसे पहले ये जानना होगा कि इसका और हाजिन का रिलेशनशिप क्या है। तो वो अंगवा से कहता है कि अंगवा मेरे साथ आओ। तो वो दोनों
जब अंदर चले जाते हैं तो अंदर जाने के बाद हमारा हाजिन उससे तो अंगवा से पूछता है कि मुझे बताओ कि ये लड़की कौन है। तो अंगवा कहती है सर क्या आप यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि ये लड़की कौन है। तो वो कहता है हाँ मैं तुमसे यही पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता है ना कि 6 महीने तक बीमार रहने की वजह से मेरी मेमोरीज काफी ज्यादा वीक हो गई और मैं इस लड़की के बारे में भूल गया हूँ, क्या तुम मुझे बताओगी। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं आपको बताती हूँ। यंग लॉर्ड मुझे लगता है कि आप यहाँ पर मरने वाले हैं। तो वो कहता है नहीं मैं यहाँ पर मरने वाला नहीं हूँ, बस जो पूछा है उसका उस सवाल का जवाब दो। तो अंगवा उसे कहती है कि हाँ इस लड़की का नाम होंग ज्योरिन है, डीमन एम्परर के एक डिसाइपल जो कि फोर्थ यंग मास्टर है, फोर्थ यंग मास्टर की छोटी बहन है, लेकिन इसका ज्यादातर ताल्लुक जो है वो रिलीजन के साथ है और जो टेंपल में ही रहती है और 6 महीने पहले जो यहाँ पर आपके पास आया करती थी, उसके बाद अब 6 महीने के बाद जो आपसे मिलने के लिए आई है। और इनकी फैमिली बैकग्राउंड जो है काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो डिमोनिक कल्ट से ज्यादा बेहतर हो। इसके साथ ही हमारा हाजिन उससे कहता है कि मुझे ये बताओ कि हम दोनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, कहीं हम दोनों एक दूसरे के लवर तो नहीं है। तो वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि वो लड़की आपके टाइप की है, मुझे लगता है कि वो आपके साथ कोई बिजनेस करने के लिए यहाँ पर आई थी। 6 महीने पहले जब आप ठीक थे उस वक्त वो 1 महीने में कई बार आपसे मिलने के लिए आ चुकी है और आप भी उससे कई बार मिले थे। मुझे लगता है कि आप दोनों में किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही थी, मैंने ज्यादा कुछ बातों के ऊपर ध्यान तो नहीं दिया। तो हाजिन उसकी बातें सुनने के बाद कहता है अच्छा ठीक है। फिर साथ ही उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन दी। फिर साथ ही उसे पूछता है तुम्हारा फेस ठीक है। तो वो कहती है हाँ सर क्या पूछ रहे हैं मेरा फेस। तो वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे फेस के बारे में पूछ रहा हूँ, उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था, क्या तुम्हारा फेस ठीक है। तो अंगवा कहती है हाँ सर मेरा फेस ठीक है। फिर साथ ही वो सोच रही होती है लगता है कि 6 महीने बीमार रहने के बाद यंग मास्टर उठने के बाद पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गए हैं। पहले तो ये हमेशा चिल्ला कर मुझे कहते थे कि यहाँ से दफा हो जाओ या फिर तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, या फिर मुझे कहते थे कि तुम मर जाओ, और आज देखो यहाँ पर मेरे चेहरे के बारे में पूछ रहे हैं क्या मैं ठीक हूँ। तो हमारा हाजिन वहां पर उससे बात करने के बाद रूम से बाहर आ जाता है स्योरिन के पास और आकर उससे बात करने